नमस्कार दोस्तों, जीके बोस लल्लन टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इतिहास का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे, जिसमें हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति के 30 प्रश्न होंगे, जो टीजीटी, पीजीटी, जूनियर टीचर तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 1। वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए? वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए? ए. सिंधु घाटी सभ्यता, बी. हड़प्पा सभ्यता, सी. द्रविड़ सभ्यता, डी. कालीबंगा सभ्यता। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सही होगा। वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। किसी भी सभ्यता के नाम का निर्धारण वहां पर खोजे गए सर्वप्रथम स्थान के नाम पर रखा जाता है। वही सर्वाधिक उपयुक्त नाम माना जाता है। इस प्रकार से सिंधु घाटी का प्रथम स्थल खोजा गया हड़प्पा, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहना उचित है। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 2। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? ए. मोहनजोदड़ो में, बी. कोल्डिहवा में, सी. मेहरगढ़ में, डी. बुर्जहोम में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए, बी, सी या डी कौन सा होगा? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी सही होगा। भारत में कृषि का जो है प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु साम्राज्य की राजधानी नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु साम्राज्य की राजधानी नहीं माना जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका आंसर जो है होगा ऑप्शन डी सही होगा। कालीबंगा को जो है सिंधु साम्राज्य की राजधानी के रूप में नहीं जाना जाता है। सिंधु साम्राज्य में जो है 6 स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है, नगर राजधानी के रूप में माना गया। इसमें जो है 6 हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, बनावली और कोटदीजी। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 4। हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? पाषाण काल की, कांस्य काल की, ताम्र युग की या लौह युग की? ऑप्शन ए पाषाण काल, ऑप्शन बी कांस्य काल, ऑप्शन सी ताम्र युग, ऑप्शन डी लौह युग। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो है हड़प्पा संस्कृति जो है कांस्य युगीन है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि इस समय तक मनुष्य ने जो है टीन और तांबे को मिलाकर कांसे के मजबूत औजारों का निर्माण करना सीख लिया था। इस सभ्यता के लोगों को जो है लोहे का ज्ञान नहीं था। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5। ए. कांस्य नर्तकी कहाँ से संबंधित है? बी. नर कबंध की प्रस्तर कहाँ से प्राप्त है? घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हैं? मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त है? तो इसका जो है मिलान करना है। कांस्य नर्तकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चन्हूदड़ो या कोटदीजी से। नर कबंध प्रस्तर कहाँ से प्राप्त हुआ है? घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई? मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ? इसको जो है मिलाना है। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही होगा। ए कांस्य की मूर्ति जो है
मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नरकबंध की प्रस्तर जो है हड़प्पा से प्राप्त हुई है। वहीं जो है सी घोड़े की अस्थियां जो है सुरकोतड़ा से प्राप्त हुई। मनके बनाने का कारखाना चन्हुदड़ो से प्राप्त हुआ। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 6। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से भारतीय इतिहास का जो है गोदीबाड़ा या डाकयार्ड मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या सुत्का-गेंडोर? बताइए इसका आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर जो है सी सही होगा। सिंधु सभ्यता में जो है लोथल से जो है डाकयार्ड के साक्ष्य, डाकयार्ड या गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 7। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशु देवता पशुपति महादेव के चारों ओर निम्नलिखित में से कौन से पशु समूह खड़े हैं? हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा? बी, हाथी, शेर, गैंडा, भैंसा? सी, सांड, बाघ, भैंसा, गैंडा? डी, सांड, शेर, गैंडा, भैंसा? बताइए इसका उत्तर क्या सही होगा। 7वें का उत्तर क्या सही होगा? 7वें का उत्तर जो है ऑप्शन सी सही होगा। सी मतलब सांड, बाघ, गैंडा, भैंसा। एक तरफ सांड और बाघ हैं और एक तरफ जो है गैंडा और भैंसा जो हैं, मतलब पशुपति महादेव की मूर्ति के अगल बगल। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 8। मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पाई लोगों के व्यापार का साक्ष्य किससे प्रमाणित होता है? ऑप्शन ए, ऊर, सूसा, मेसोपोटामिया से प्राप्त हड़प्पा के मुहर तथा अन्य वस्तुओं से। बी, कीलाकार अभिलेखों से। सी, हड़प्पा व लोथल से प्राप्त मेसोपोटामिया के अभिलेखों से। डी, वैदिक साहित्य से? बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। 8वें का उत्तर क्या सही होगा? तो 8वें का आंसर ऑप्शन ए सही होगा। मेसोपोटामिया के साथ जो है हड़प्पाई लोगों का व्यापार का साक्ष्य जो है मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ है, जिसमें ऊर, सूसा नाम मेसोपोटामिया के स्थल हैं, वहां से जो है मुहर प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए, ऊर, सूसा से प्राप्त हड़प्पा के मुहर तथा अन्य वस्तुओं से प्राप्त हुए हैं। चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 9। सिंधु सभ्यता के नगर प्रायः नदियों के किनारे पाए गए हैं। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता के नगरों का उन नदियों के मेल कीजिए जिनके किनारे वे स्थित हैं। सिंधु सभ्यता के नगर प्रायः नदियों के किनारे पाए गए। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता के नगरों का उन नदियों से मेल कीजिए जिनके किनारे वे स्थित हैं। ऑप्शन ए, हड़प्पा। बी, मोहनजोदड़ो। सी, रोपड़। डी, कालीबंगा। ई, आलमगीरपुर? इसका आंसर क्या होगा? 9वें का आंसर क्या होगा? 9वें का आंसर ए सही होगा। 9 का आंसर ए सही होगा। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे। बी का पहला, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। सी का दूसरा, रोपड़ जो है सतलज के किनारे। डी का चौथा, कालीबंगा जो है घग्घर, प्राचीन नाम जो है सरस्वती है। और आलमगीर जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित नगर था। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 10। सिंधु संस्कृति के किस स्थल से प्राक हड़प्पा अवस्था के कुंड हल रेखा, कुंड जिसे मतलब हल रेखा का साक्ष्य प्राप्त है। कुंड मतलब हल रेखा, हल से खींची गई जो है रेखा को कुंड कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राक हड़प्पा अवस्था के कुंड का साक्ष्य मिलता है? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या चन्हुदड़ो? तो इसका आंसर क्या सही होगा? 10वें का आंसर ए सही होगा। कालीबंगा से जो है हल रेखा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 11। सिंधु संस्कृति के निम्नलिखित नगरों का उन स्थलों से मेल कीजिए जहां वे स्थित हैं।
आलमगीरपुर, मांडा, ए आलमगीरपुर, बी मांडा, सी कालीबंगा, डी लोथल। कहाँ से संबंधित हैं? तो 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर सही जो है बी होगा। बी मतलब ए का 4 आलमगीर जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, वहीं मांडा जो है मांडा जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और कालीबंगा राजस्थान से संबंधित है, और लोथल जो है गुजरात से संबंधित है। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 12। वेद त्रयी में किसकी गणना नहीं होती है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। 12 का आंसर क्या सही होगा? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। वेद त्रयी में किसकी गणना नहीं होती है? तो वेद त्रयी में अथर्ववेद की गणना नहीं होती है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को जो है वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ब्रह्मा के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से, बी महाभारत के भगवत गीता से, सी छंदोग्ध उपनिषद से, डी यजुर्वेद से। तो ब्रह्मा के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति का प्राचीनतम साक्ष्य जो है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से प्राप्त होता है। पुरुष सूक्त से जो है ब्रह्मा के 4 अंगों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जहाँ से जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का वर्णन होता है। सर से ब्राह्मण और भुजाओं से जो है क्षत्रिय का, और पेट से वैश्य और पैर से जो है शूद्र का वर्णन मिलता है। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 14। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ उपाधि किसे प्रयुक्त की गई है? मतलब ऋग्वेद में किस देवता को हिरण्यगर्भ की उपाधि दी गई है? 14वें का आंसर बताइए। ए अग्नि, बी इंद्र, सी सोम, डी वरुण। इसका उत्तर क्या सही होगा? 14वें का उत्तर क्या होगा? तो हिरण्यगर्भ की उपाधि जो है सोम देवता को दी गई, इसका ऑप्शन सी सही होगा। हिरण्यगर्भ की उपाधि सोम देवता से की गई है। सोम रस मुजवंत पर्वत से प्राप्त होने वाला एक पेय पदार्थ था। इसका वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। सोम देवता को उल्लास एवं आह्लाद का देवता भी कहा जाता था। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 15। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 9, 10, 15 या 20? तो इसका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन बी सही होगा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 16। आर्य भारत में सर्वप्रथम जहां बसे उसे क्या कहा जाता है? आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, सप्त सैंधव, द्रविड़ देश। आर्य भारत में सर्वप्रथम जहां बसे उसे क्या कहा जाता है? आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, सप्त सैंधव या द्रविड़ देश? इसका 16 का आंसर क्या सही होगा? तो 16 का आंसर जो है सी सही होगा। आर्य जो सबसे पहले जहां बसे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। सिंधु नदी की सहायक नदियों का क्षेत्र था, जिसमें जो है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज आदि नदियां थी। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 17। 17 में जो है सुमेलित करने को दिया गया है। इसमें जो है एक तरफ जो है नदियों के पुराने नाम और एक तरफ आज के नाम दिए गए, उसको सुमेलित करना है। ए बितस्ता, बी अश्विनी, सी बिपाशा और डी जो है परुष्णी। चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, इसको जो है सुमेलित करना है। 17 का आंसर होगा सही बी।
बी, ए वितस्ता को झेलम के नाम से जाना जाता है, अश्विनी को चिनाब कहा जाता है, वहीं जो है सी विपाशा को व्यास कहा जाता है और डी परुष्णी को राबी कहा जाता है। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 18। भरत जन के राजा सुदास तथा 10 मित्र राजाओं के बीच होने वाला दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? भरत जन के राजा सुदास तथा 10 मित्र राजाओं के बीच होने वाला दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ए शतुद्रति, बी अश्विनी, सी परुष्णी, डी विपाशा। इसका उत्तर क्या सही होगा? तो 18 का आंसर जो है सही होगा ऑप्शन सी। भरत जन के राजा सुदास और 10 मित्र राजाओं का युद्ध, जिसे दशराज युद्ध कहा जाता है, यह परुष्णी नदी, जिसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है, उसके किनारे यह युद्ध हुआ था। 10 राजाओं में जो है अनु, द्रुहा, यद, तुर्वस, पूर्व, पक्त, भलानस, अनिल, शिव, बिसाणिन आदि शामिल थे और वही जो है भरत जन के राजा सुदास थे। इन लोगों के साथ जो है परुष्णी नदी या रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसे दशराज युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? ए ब्रह्मावर्त के, बी यूरेशिया के, सी ईरान के, डी यूरोप के। 19 का उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो 19 का उत्तर ऑप्शन बी सही होगा। आर्य मूल रूप से जो है यूरेशिया के निवासी थे। यूरेशिया मतलब मध्य एशिया, यूरेशिया को यूरोप तथा एशिया के भाग को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 20। एशिया माइनर में बोग जगोई में मिले 1400 ईसा पूर्व के उत्कीर्ण लेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है? ए इंद्र, मित्र, अग्नि, वरुण, बी इंद्र, मित्र, वरुण, अश्विन, सी सोम, मित्र, वरुण, पूषण, डी वरुण, पूषण, इंद्र या सोम। इसका आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन 20 का उत्तर जो है कौन सा होगा ऑप्शन सही? तो इसका उत्तर सही होगा ए। एशिया माइनर में जो बोग जकोई में मिले जो है उत्कीर्ण लेख में इंद्र, मित्र, अग्नि और वरुण देवताओं का उल्लेख मिलता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। गायत्री मंत्र का वर्णन, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? 21 प्रश्न जो है में गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ मिलता है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी महाभारत में, डी अर्थवेद में। तो इसका 21वें का आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो 21 का उत्तर जो है सही होगा ऑप्शन ए। गायत्री मंत्र का जो है सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। गायत्री मंत्र जो है सावित्री देवी को जो है समर्पित है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। ऋग वैदिक काल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थी, बी विवाह संस्था कायम हो चुकी थी, सी बाल विवाह का प्रचलन था, डी व्यवसाय के आधार पर समाज का वर्गीकरण आरंभ हुआ। 22 का उत्तर क्या सही होगा? ऋग वैदिक काल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? स्त्रियां सभा समिति में भाग ले सकती थी, विवाह संस्था कायम हो चुकी थी, बाल विवाह का प्रचलन था, डी जो है व्यवसाय के आधार पर समाज का वर्गीकरण आरंभ हुआ था। इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ऋग वैदिक काल के बारे में कौन सा इसमें से असत्य है? असत्य खोजना है तो इसमें जो है इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, बाल विवाह का प्रचलन
था। उस समय जो है ऋग्वेद काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। ऋतु का संबंध किस देवता से है? इंद्र, वरुण, अग्नि या पर्जन? इंद्र, वरुण, अग्नि या पर्जन्य? 23 का उत्तर क्या सही होगा? 23वें का उत्तर बताइए। 23वें का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी। ऋतु का संबंध जो है वरुण देवता से था। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 24। पंचाल परिषद का संरक्षक कौन था? उद्दालक, आरुणी, प्रवहल, जयवाल, यज्ञवल्क या जनक? ऑप्शन ए उद्दालक, आरुणी, ऑप्शन बी प्रवहल, जयवाल, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य और ऑप्शन डी जनक। इसका उत्तर 24वां क्या सही होगा? तो 24वें का आंसर ऑप्शन बी सही होगा। पंचाल परिषद का संरक्षक जो है प्रवहल जयवाल था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। किस उपनिषद में यम और नचिकेता से उनके 3 वर प्राप्त करने की कहानी दी गई है? ऑप्शन ए कठ, बी केन उपनिषद, डी मुंडक उपनिषद, डी छांदोग्य उपनिषद? ऑप्शन ए कठोपनिषद, कठोपनिषद, ऑप्शन बी केन उपनिषद, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी जो है छांदोग्य उपनिषद। 25 का उत्तर क्या सही होगा? 25 का उत्तर जो है सही होगा मुंडकोपनिषद में जो है नचिकेता से उनके 3 वर प्राप्त करने की कहानी का वर्णन किया गया है। मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते भी लिया गया है। इसी में यज्ञ को जो है टूटी हुई नौका बताया गया है। मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ को टूटी हुई नौका बताया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। हल, प्रश्न संख्या 26 है। हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा विवरण कहाँ मिलता है? हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा विवरण कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, ऋग्वेद में, सामवेद में? इसका उत्तर क्या सही होगा? शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद या सामवेद में हल संबंधी अनुष्ठान का वर्णन कहाँ मिलता है? 26वें का उत्तर क्या सही होगा? 26वें का आंसर ऑप्शन ए सही होगा। हल संबंधी अनुष्ठान का विवरण जो है शतपथ ब्राह्मण में वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण है। इसमें जो है कृषि की 4 क्रियाओं का भी वर्णन मिलता है, जिसमें जुताई, बुआई, कटाई व मड़ाई का वर्णन है। पूर्व जन्म की चर्चा भी इसी ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण से ही प्राप्त होती है। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। याज्ञवल्क गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद में, छंदोग्योपनिषद में, मैत्रायणी संहिता में या शतपथ ब्राह्मण में? याज्ञवल्क गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? ए बृहदारण्यकोपनिषद में, बी छंदोग्योपनिषद में, सी मैत्रायणी उपनिषद संहिता में, डी शतपथ ब्राह्मण में? 27 का उत्तर क्या सही होगा? तो याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो है संवाद बृहदारण्यकोपनिषद से प्राप्त होता है। यह उपनिषद जो है सबसे बड़ा उपनिषद है। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। 28वां प्रश्न है, गोत्र प्रथा की स्थापना किस काल में हुई थी? गोत्र प्रथा की स्थापना किस काल में हुई थी? ए उत्तर वैदिक काल में, बी मौर्य काल में, सी ऋग्वैदिक काल में, डी गुप्त काल में? इसका उत्तर बताइए क्या होगा? 28 का उत्तर क्या सही होगा? गोत्र प्रथा की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गोत्र प्रथा की स्थापना जो है उत्तर वैदिक काल में हुई, इसलिए इसका उत्तर जो है ए सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। उपवेदों की कुल संख्या कितनी है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6?
उपवेदों की संख्या कितनी है? बताइए इसका उत्तर क्या सही होगा। 29वें का उत्तर क्या सही होगा? तो बताइए 29 का उत्तर क्या सही होगा। उपवेदों की संख्या कितनी है? तो उपवेदों की संख्या जो है 4 है। उपवेदों की संख्या 4 है। उपवेद हैं कौन कौन से? आयुर्वेद, जिसमें चिकित्सा का वर्णन मिलता है। गंधर्ववेद संगीत से संबंधित है। धनुर्वेद युद्ध से संबंधित है। वहीं जो है अथर्ववेद जो है शिल्प या भवन निर्माण से संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 और आज का अंतिम प्रश्न। स्मृतियों में कितने प्रकार के विवाह को जो है स्वीकृत माना गया है? स्मृतियों में कितने प्रकार के विवाह को स्वीकृत माना गया है? 4, 6, 8 या 10? तो स्मृति में जो है इसका उत्तर क्या होगा? स्मृतियों में कितने प्रकार के विवाह को जो है मान्यता प्राप्त है? 4, 6, 8 या 10? स्मृतियों में 4 प्रकार के विवाह को जो है मान्यता प्राप्त है, जैसे ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। ये 4 विवाह हैं जिनको जो है स्मृतियों ने स्वीकृत की है। वैसे तो विवाह जो है 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक हमारे चैनल जीके बॉस ललन टॉप को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले स्टेप के साथ।